हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनोहर पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे वीडियो पर बात कर रहे हैं, एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में जारी की गई एक परिपत्र या एक डॉक्यूमेंट के बारे में, जिसे वित्त विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इस योजना का नाम है विद्या संबल योजना। तो दोस्तों, ये करंट अफेयर्स की योजना तो है ही, आपके एग्जाम में भी आ सकती है, लेकिन ये आपके रोजगार से जुड़ी हुई है, इसलिए आपको ये लास्ट तक देखें। इसमें आप किस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं, कैसे क्या, पूरी डिटेल हम एक एक करके देखते जाएंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी पद है कहाँ। तो एक तो है विद्यालय में, जो आपके स्कूल वो हो जाएगी, महाविद्यालय यानी कॉलेज, ठीक है। आवासीय विद्यालय, जिसमें जैसे हॉस्टल की सुविधा भी होती है और क्या होता है उसमें, और एजुकेशन भी साथ में होती है, जैसे कस्तूरबा गांधी जैसे हॉस्टल की सुविधा भी होती है उसमें, और एजुकेशन भी होता है। छात्रावास, जो विभिन्न प्रकार के राजस्थान सरकार के छात्रावास चलते हैं, उसमें विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी, ये शब्द है वो ध्यान रखने की आवश्यकता है। गेस्ट फैकल्टी के रूप में आप सबको वहाँ पर पढ़ाने का अवसर मिल सकता है, तो उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब हम एक एक चीज़ को देखते जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें एक तरह से जो विभिन्न विभागों के शिक्षण कार्य में शिक्षकों और ट्रेनरों के रिक्त पद होने के कारण इसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि अभी जैसे भर्ती है, आपने रीट हो गई, कॉलेज लेक्चरर की हो गई, सब भर्तियाँ एक तरह से आगे हो गई है। तो जो आपका नियमित अध्यापन कार्य है उसमें क्या है, व्यवधान पड़ गया है। अब भर्ती पता ही नहीं कब होगी, 1-2 साल लग सकते, कितने साल लग सकते हैं, लेकिन एक तरह से हमारे जो विद्यार्थी है उनका जो पूरा करियर दांव पर लग जाता है। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया कि कम से कम अस्थायी सही 1-2 साल, जितने जो गाँव में खूब जैसे लोग बैठे रहते हैं, या आप भी जैसे आसानी से अपने आप 24 घंटे में से 2-3 घंटे आप पढ़ा सकते हैं, क्या दिक्कत है, आराम से आप पढ़ा लीजिए और उसके बाद अपनी तैयारी कीजिए। तो उनको भी एक तरह से जो बेरोजगार स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट है, और सरकार को भी बेनिफिट है, और ग्रामीण परिवेश के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट है कुल मिलाकर। तो ये एक तरह से विद्या संबल योजना है। इसमें क्या सामान्य निर्देश है उसको हम एक एक करके देखते जाते हैं। क्या करते हैं, एक एक करके देखते जाते हैं। तो पहला इसमें इन्होंने लिखा है कि विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षणिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आकलन किया जाएगा। जैसे नया सत्र शुरू होता है तो उसमें यह पता चल रहता है कि भाई अपने स्कूल या कॉलेज में या छात्रावास में कितने रिक्त पद हैं। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते विभाग नियमों में प्रावधानित अत्यावश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया के पृथक से आरंभ कर सकेगा। इन दोनों प्रक्रिया में पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य हेतु निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे। कहने का मतलब यह है कि जैसे शिक्षण सत्र शुरू होता है तो उसमें आप बता सकते हो कि जो संस्थान है एजुकेशनल, वो कि हमारे यहाँ पर कितने पद खाली है। उसके बाद उसमें फिर सरकार जो ये दिशा निर्देश जारी किए उस पर विवरण को ध्यान में रखते हुए अपनी भर्तियाँ करवा सकती है। तो गेस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत पद, रिक्त पद पर ही की जाएगी, यानी इसमें कोई नई क्रिएट पोस्टें नहीं होगी, बल्कि वहाँ पर रिक्त जो जितने पोस्टेज है वहाँ पर इसको भरा जाएगा। विभाग का मुख्यालय जो जिलेवार संस्थावार गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर ये विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कोई भी संस्था हो, जैसे एजुकेशन का होता है तो उसमें जिला स्तर पर एक अधिकारी होता है, तो वो इसके बारे में पूरी जानकारी रखेगा कि कितने पोस्टें खाली हैं। उसके बाद है कि संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक निजी अभ्यर्थी, यानी अब ये चीज़ हो गई, मेन चीज़ हो गई कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो कौन कौन आवेदन कर सकता है, एक जैसे सेवानिवृत्त कार्मिक होते हैं जो एक तरह से वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उसके बाद बैठे रहते हैं, तो वो क्यों नहीं 1-2 घंटे कितना अनुभव होता है उनके पास, वो भी पढ़ा सकते हैं। और निजी अभ्यर्थी जो बेरोजगार है वो तो पढ़ा ही सकते हैं। तो गेस्ट फैकल्टी ये दोनों आवेदन कर पाएंगे। इस प्रकार से हमने ये देख लिया है। अब जो मेन चीज़ है उस पर चयन प्रक्रिया के अंतर्गत इन्होंने 2 प्रावधान किए गए हैं। जो पहला प्रावधान है वो ये है कि संस्थान प्रधान, यानी जो भी इंस्टीट्यूशन है उनके जो कैप्टन होंगे या उनके जो प्रिंसिपल टाइप होंगे, सीधे अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त या निजी अभ्यर्थियों को वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अधीन गेस्ट फैकल्टी रख सकेंगे। ठीक है। अब इन्होंने अथवा यानी या और क्या हो सकता है, तो एक तो ये चयन की प्रक्रिया हो सकती है, और जो दूसरी प्रक्रिया है वो क्या हो सकती है। एक सरकार ने कहा है कि जिला स्तरीय समिति का गठन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, जिला स्तरीय समिति का गठन किया जा सकता है। इसमें क्या होगा, प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी, ठीक है, जिसका अध्यक्ष कौन होगा, सीधी सी बात जिला कलेक्टर होगा, डीएम साहब हो जाएंगे, या उनके द्वारा मनोनीत कोई अधिकारी भी वो रख सकते हैं, क्योंकि जिला कलेक्टर का बहुत सारा काम होता है। इस समिति का सदस्य सचिव, संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभाग नोडल अधिकारी भी उनके मेंबर हो जाएंगे। शैक्षणिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को ब्लॉक वार, संस्था वार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इसमें क्या हो सकता है, या तो संस्था के आधार पर आपके फॉर्म भरे जा सकते हैं, या फिर क्या है कि पूरा ब्लॉक क्या होता है, जैसे अपन एक तरह से ग्राम पंचायत होती है, उसके बाद ब्लॉक होता है, जैसे आपका कोई ब्लॉक है तो उसके आधार पर पूरे ब्लॉक की आपने पूरे सीटेज कितनी रिक्त है उसके आधार पर आपने आवेदन मंगवा लिए, तो ऐसे एक लिस्ट बन जाएगी। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर, इसमें यह बताया गया है जैसे आपकी जितनी भी
कितनी भी एक तरह से कितने आपके 10th में 12th में कॉलेज में और दूसरी चीज़ें जैसे पीजीज़ में कितने परसेंटेज बने हैं उसके आधार पर आपकी एक लिस्ट तैयार कर दी जाएगी। उसमें फिर आपका वरीयता सूची रख ली जाएगी कि मुझे कौन से स्कूल में लगना है, तो उसके आधार पर फिर क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन करवा दिया जाएगा। तो एक तरह से ये प्रोसेस अच्छा प्रोसेस बनाया हुआ है। अब उन्होंने कहा कि कितना चयन समिति संबंधित विभाग के जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार कर लेगा, और इसने बताया कि एक अगर रिक्त पद है ना तो उसके पीछे कितने लड़कों को बुलाया जा सकता है, 3 को, ठीक है, यानी 3 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। अब हम देखते हैं कि आपको पैसे कितने मिलेंगे, यही सबसे मेन चीज़ होती है। तो इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ये है कि एक तो विद्यालय स्तर पर, ठीक है, क्या है, विद्यालय स्तर पर, ठीक है। तो 3rd ग्रेड है, यानी जो 1 से 8 तक जो आप पढ़ाते हैं उनको प्रति घंटा कितना मिलेगा, 300, और मैक्सिमम कितना, 21,000। उसके बाद सेकंड है, तो इसमें क्या है, 9 से जो 10वीं क्लास है उनको पढ़ाना होगा, उसमें 350 रुपये प्रति घंटा, और ये हो गया 25,000। फर्स्ट ग्रेड में 11 से 12वीं क्लास होती है उनको पढ़ाना होता है आपको, और इसमें फिर 400 रुपये प्रति घंटा, और ये 30,000 रुपये। अनुदेशक इसमें प्रति घंटा आपको 300 रुपये यानी 21,000, और प्रयोगशाला सहायक 300 रुपये प्रति घंटा और 21,000। तो ये तो होगी विद्यालय स्तर पर। अब हम देखते हैं कॉलेज स्तर पर। तो कॉलेज में थोड़ा सा ज़्यादा एक तरह से उच्च शिक्षा है, आपकी योग्यता ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे सहायक आचार्य भी बोलते हैं, यहाँ पर 800 घंटा आपको प्रति घंटे दिया जाएगा, और 45,000 रुपये मैक्सिमम दिए जा सकते हैं। उसके बाद जो एसोसिएट प्रोफेसर आचार्य या फिर जो भी अपन प्रोफेसर बोलते हैं, उसमें 1,000 रुपये आपको प्रति घंटा दिए जाएंगे, अच्छे एक तरह से पैसे दिए जाएंगे। तो ये 52,000 रुपये ये हो गए। आचार्य यानी प्रोफेसर 1,200 रुपये प्रति घंटा, और ये 60,000। तो कहने का मतलब ये है कि 21,000 से 60,000 के बीच में आपको पैसे दिए जाएंगे। अब हम देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें इन्होंने दी है। उन्होंने ये दिया है कि हम एक आपसे शपथ पत्र भरवाएंगे। क्या भरवाएंगे? शपथ पत्र भरवाएंगे। क्योंकि इसमें एक चीज़ जो सबसे जो बुरी चीज़ है एक तरह से क्या है वो हम देख लेते हैं। इसमें जो है कि गैस फैकल्टी कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उसके संतोषजनक कार्य सत्यापन का आधार भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। यानी आपको वो देखते रहेंगे कि आप कैसा पढ़ा रहे हो, वो भी नियमित चलता रहेगा। रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यही सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस दिन सरकार जैसे आपने वैकेंसी आई और वो पद अगर भर गया तो उसी दिन से ये पद पूरा समाप्त हो जाएगा। यानी अस्थायी जॉब है। क्या है? अस्थायी जॉब है। ऐसी जॉब दिल्ली के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडहोक या गेस्ट फैकल्टी रूप में टीचर वहाँ बहुत पढ़ाते हैं, काफ़ी इश्यूज रहते हैं। इलेक्शन में आपने कई बार उसका सुना होगा। चूंकि छात्रावासों में शिक्षक पद सृजित नहीं होते हैं, छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों की संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रदान सीधे ही अपने स्तर पर अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट पर प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे। तो ये एक तरह से चीज़ें आपने देख ली है। और डॉक्टर पृथ्वी शासन सचिव वित्त जो बजट विभाग के सचिव हैं, उनके ये साइन आप देख सकते हैं। और ये किन किन को भेजी गई है वो आपको बता दिया गया है। और शपथ पत्र ये पूरा भराया हुआ है कि जो चीज़ है वो मैंने पूरी तरह से कुछ छिपाई नहीं है। जो मैंने ये मतलब जो एग्जाम में आपने देखा होगा शपथ पत्र पीछे होता है, जिसमें पूरी तरह से ये बता दिया जाता है कि अगर कोई भर्ती में कुछ भी होता है तो मैं मेरे फैसलों के लिए खुद ही जिम्मेदार रहूँगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये देखा है कि आवेदन कौन कर सकते हैं। एक बार हम पूरा वापस थोड़ा सा हल्का सा देख लेते हैं। तो आवेदन कौन कर सकता है? तो आवेदन एक तरह से कौन कर सकता है? तो आवेदन यानी सेवानिवृत्त भी कर सकते हैं और बेरोजगार प्रतियोगी दोनों कर सकते हैं। कब से आवेदन है? तो अभी तक ये डेट फाइनल नहीं हुई है। अभी तक ये डेट फाइनल नहीं हुई है। जैसे आएगी हम आपको हमारे चैनल पर बताते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चयन कैसे है? तो संस्थान के द्वारा भी किया जा सकता है और जिला स्तरीय कमेटी बना के वहाँ पर भी किया जा सकता है। पद कैसे बनेंगे? तो वो ये रिक्त पद यानी एक सीट के ऊपर 3 जनों को बुलाया जाएगा, फिर उसमें सिलेक्शन किया जाएगा। वरीयता सूची में सीधी सी बात है मार्क्स, अभी तो मार्क्स वाला ही बताया है, एंट्री होगा या नहीं होगा इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक सीट पर 3 व्यक्तियों को बुलाया जा सकता है। ये पूरी तरह से अस्थायी है। एडोक एक तरह से बेसिस या गेस्ट फैकल्टी के रूप में है। ये बहुत ही खराब चीज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो स्थायी जॉब है वो बहुत ही कम हो जाएगी और नए शैक्षणिक सत्र में से लागू कर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपने विद्या संबल योजना का एक एक बिंदु को आपने जान लिया है। इस प्रकार से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। जय हिंद, वंदे मातरम।